Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज का वीडियो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। जैसे मैंने अभी तक आपको एडमिशन पढ़ा दिया, फंडामेंटल्स पढ़ा दिया, फिर आपको इवन गुडविल भी पढ़ाया, रिटायरमेंट पढ़ाया, डेथ पढ़ाया और सारे ही चैप्टर्स मैंने आपको वन शॉट वीडियो के फॉर्म में दिए हैं। वन शॉट का कहने का बस इतना सा लॉजिक था कि पूरा चैप्टर इन डेप्थ मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की, इसलिए वीडियोस काफी बड़े बड़े भी बन रहे हैं। कोई वीडियो 4 घंटे का है, कोई 3 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, इस तरह से वीडियो आपको मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा मेरे को कि सर आपको ये बड़े फॉर्म ऑफ वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 15-20 मिनट में क्या ही पढ़ाई होगी। तो बेहतर ये होता है कि बच्चों को अच्छे से एकदम डीपली पढ़ाया जाए और बच्चों को भटकने की कोशिश ना की जाए कि यार यहां भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं। एक साथ एक बार में पूरा वीडियो मिल जाए। सो ये वीडियो 2024-25 के बैच के बच्चों के लिए होने वाला है, डेडिकेटेड टू आईएससी स्टूडेंट्स ओनली। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसोल्यूशन पूरा तरीके से पढ़ने वाले हैं। एंड बिफोर आई बिगिन आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको बोर्ड्स के साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू, जाकर इनरोल कर सकते हो। अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इनकेस तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू। इसमें भी आपके घर पर बुक सेट्स हम लोग डिलीवर कर रहे होंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ये हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पे अपलोड कर दिए जाते हैं। वंस द वीडियो इज देयर ऑन द यूट्यूब, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से। अगर आपका iOS यूजर हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछते हैं तो वहां पर आपको एंटर करना पड़ेगा JWJXV। कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ बात करनी है तो आप सीधा फोन लगा सकते हैं 8112601234 पर। तो चलो भाई शुरू करते हैं अब जाकर आपका चैप्टर। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग अलग होता था क्या? हां भैया, दोनों अलग अलग होते हैं। आओ जरा देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। इट मींस टर्मिनेटिंग old partnership agreement and a reconstruction of firm due to admission, retirement and death। मतलब जो पुराना एग्रीमेंट चल रहा था उसको कैंसिल करना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि बिजनेस बंद हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस बंद ना किया जाए। तो इट मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? इट मींस फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। अब आपको मेरी आवाज आज थोड़ी बैठी बैठी लग रही होगी बिकॉज मैं सीए की क्लासेस में थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व था और उनकी मैराथन ले रहा था, जिसकी वजह थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। लेकिन आपको समझ में सब आएगा, ठीक है? तुम्हें लगा शुभम सर की तो आवाज नहीं है, किसी और की डब लग रही है। हाँ तो भैया मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आवाज बैठी हुई है, लेकिन फिर भी वीडियो देना है। बहुत सारे बच्चों का सितंबर में हाफ ईयरली शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग 7 चैप्टर दे चुके हैं। अकाउंटेंसी में आज पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है ना भाई? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, फर्म क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। चलो भाई, अब सर डिसोल्यूशन की प्रक्रिया क्या है, डिसोल्यूशन किया कैसे जाता है? तो 2 केसेस हैं, 2 केस बेटा। एक तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, पहला होता है जिसमें कोर्ट कहीं से भी एंटर नहीं करती है, उसको बोलते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मतलब आपसी रजामंदी से डिसोल्यूशन कर लेना, बिजनेस को बंद कर देना। उसमें पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात ना सेक्शन 40 में लिखी हुई है। सर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हमारे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो उस एमसीक्यूज में डिसोल्यूशन की थ्योरी भी पूछी जाती है, ठीक है ना बेटा जी? म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब तुम सहमत, हम सहमत और हम दोनों ने सहमति के तहत बिजनेस को बंद कर दिया है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस को डिसॉल्व करना। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन, और कंपलसरी डिसोल्यूशन की बात सेक्शन 41 में मेंशन्ड है। सर ये कौन सा सेक्शन है, किस एक्ट के अंदर है? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है, 1932, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है? अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया निकल गया है, या आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया है, मतलब लॉ के हिसाब से इलीगल काम करने लगे हो आप, तब आपके बिजनेस को कंपलसरी डिसॉल्व किया जाएगा।
बात समझ में आ रही है? थर्ड होता है बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे आपके बिजनेस को बंद करना पड़े। ये सारी बातें सेक्शन 42 में लिखी हुई हैं। कौन सा इवेंट? कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, हमने जिस ऑब्जेक्टिव से पार्टनरशिप बनाया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। हमने सोचा था कि 3 साल तक हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, 3 साल तक के लिए हमारा ये एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया तो उससे भी हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। चौथा तरीका होता है बाय नोटिस, और नोटिस की सारी बातें सेक्शन 43 में मेंशन है। ये नोटिस क्या होता है? एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे दिया कि मैं चाहता हूं कि बिजनेस बंद कर दिया जाए, इसे बोलते हैं नोटिस देकर बिजनेस को बंद करना। ये सारे जो मैंने आपको मेथड बताए हैं सेक्शन 40, 41, 42, 43, ये सब के सब आते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब इसमें कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होती है। दूसरा तरीका होता है बिजनेस को डिसॉल्व करने का, वो है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये सारी बातें सेक्शन 44 में लिखी हुई हैं। अब कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट किस केस में ऑर्डर करता है? आओ देखो, व्हेन पार्टनर्स बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए कोई पार्टनर, उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर देगा भाई। अगर कोई पार्टनर इनकेपेबल हो गया है तो भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा बात है कोई मिसकंडक्ट हो रहा है या बिजनेस आपका लॉस मेकिंग हो रहा है तो भी बाय द कोर्ट आप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा होता है? विदाउट कोर्ट एंड विद द कोर्ट। आपको बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सेटलमेंट की प्रक्रिया क्या है? तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन हम कैसे पढ़ेंगे, और इसकी सारी बातें सेक्शन 48 में दी हुई हैं। पहली बार मैं ये वीडियो जब अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूं तो मैं सेक्शन और थ्योरी के ऊपर ध्यान देते हुए डाल रहा हूं, बिकॉज इस ईयर से पेपर पैटर्न चेंज हो गए हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो भाई आपको थोड़ा तो चेंज करना ही पड़ेगा पढ़ाई करने का तरीका, ठीक है ना भाई? तो वो चेंज करते, वो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। चलो बेटा देखते हैं पहला केस, अमाउंट ऑफ लॉस शैल बी पेड। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को कैसे पे किया जाएगा? आओ जरा देखो। सबसे पहले लॉस को पे किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट से, जब प्रॉफिट से भी ना पे हो तो आउट ऑफ कैपिटल से पे किया जाता है। अगर उससे भी लॉसेस की भरपाई ना हो सके तो पार्टनर से वसूला जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस ऑर्डर में अमाउंट ऑफ लॉस की भरपाई होती है। लॉस में डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी आता है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार बोर्ड इम्तिहान में आपका ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है, इसलिए ध्यान देकर पढ़ लेना, साथ में ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी बेटा जी आपकी, ठीक है ना? एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते, दूसरा केस क्या है? ये तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब कोई असेट वेसेट अगर हमको बेचेंगे, उस असेट को बेचने के बाद जो पैसा रियलाइज होगा उसका क्या किया जाएगा? आओ जरा अगला केस देखते हैं। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट शैल बी अप्लाइड इन दिस मैनर। अगर कोई एसेट बेचा है हमने, बिजनेस का असेट से बेचा हुआ पैसा कैसे इस्तेमाल होगा? पहला पॉइंट देखो, आउटसाइड डेट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। जो बाहर की उधारी है, जो बिजनेस के बाहर की उधारी है, सबसे पहले उसको पैसा पे किया जाएगा। दूसरी बात क्या बोला? आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन्स एडवांस बाय द पार्टनर्स विल बी पेड। फिर जो पैसा बचेगा उससे अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसकी भरपाई होगी। तीसरी चीज है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचता है वो पार्टनर्स को वापस कर दिया जाएगा, उनको पे कर दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेनिंग अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है डिसोल्यूशन के अंदर। ये तो थ्योरी की बात है, अब जरा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है? अकाउंटिंग प्रोसीजर देखो, हर चैप्टर में हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिवैल्यूएशन नहीं बनता है, एक नया अकाउंट बनता है, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? बिजनेस बंद हो रहा है, अब यहां पर आपको असेट बेचने पड़ेंगे, लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा, डिटेल में अभी आते हैं। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, और बैलेंस शीट यहां नहीं बनता है, यहां पर बनता है कैश या बैंक अकाउंट।
सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत किया है? उधर तो बैलेंस शीट मिल जाती थी तो लगता है भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है सर। तो सिमिलरली अगर यहां पर कैश और बैंक अकाउंट आपका टैली कर जाता है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम चंगा। चलो सर, अब सर मुझे बता ही दो कि ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। चलो बच्चा आओ देखते हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट किस चीज की बला है। चलो भाई आओ देखा जाए ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, कुछ इस तरह का रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। सिमिलरली रिवैल्यूएशन जैसा ही बनता है फॉर्मेट, ठीक है ना। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। मान लो एक बैलेंस शीट तुमको पहले से दी हुई है। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे बहुत सारे आइटम लिखे होते हैं, जैसे कि कैपिटल लिखी होती है। मान लो कैपिटल लिखी है राम की और श्याम की, 1 लाख और 2 लाख। तो क्या ये कैपिटल को रियलाइजेशन में उतारा जाएगा? नहीं, उन असेट्स और लाइबिलिटीज को उतारा जाता है जिनको पे करना है। सारी लाइबिलिटीज को हम उतारेंगे, सारे एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम बेचकर पैसा वसूल कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? मान लो यहां पर दिया हुआ है क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2 लाख के। अब देखो क्रेडिटर्स को आप एक लाइबिलिटी है, इसको रियलाइजेशन में नोट करना पड़ेगा। कैसे नोट करेंगे? बाय क्रेडिटर्स। सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पर नोट कर लेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात आपको? कैसे करने वाले हैं मतलब तुम समझ लो, सारे असेट्स को तुमने डेबिट साइड पर नोट करना है, सारी लाइबिलिटीज को तुमने क्रेडिट साइड पर नोट करना है, फिर असेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पे करना है। ये प्रोसेस होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं 100% क्लियर हो जाएगा भाई। सिमिलरली लेट्स से यहां पर दे रखा है तुमको बिल्स पेबल भी एक लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल तुमको दे रखा है 10,000 रुपए का, तो बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी, यहां उतार लेंगे आप बाय बिल्स पेबल। तुम समझ रहे हो हम लोग कर क्या रहे हैं? बाय बिल्स पेबल 10,000 रुपीज। अब कुछ असेट दे रखे हैं आपको असेट साइड पर, जैसे कि मान लेते हैं डेटर्स दे रखा है। 10,000 लेस प्रोविजन 2,000 मान लेते हैं, यहां पर 8,000 रुपए लिखा हुआ है। तो भाई देखो, प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी होती है, तुमको क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन है? 2,000। और डेटर असेट होते हैं तो डेटर्स को हम लोग डेबिट साइड पर लिख देंगे। 2 डेटर्स कितने के हैं? 10,000 रुपीज के। मान लो यहां पर एक और एसेट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए का। ठीक है ना भैया, 5 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी, तो यहां लिख दिया 2 प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए का। बात समझ में आ रही है? मान लो यहां पर दे रखा है हम लोग को बिल्डिंग 50,000 की बिल्डिंग, एक एसेट और है, तो हमने क्या करना है? यहां लिख देंगे 2 बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है? तुम्हें क्या करना है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर मान लो यहां पर बैलेंस शीट में दे रखा है कैश 10,000, तो क्या कैश को रियलाइजेशन में उतारेंगे? नहीं, कैश को हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट वहीं पर उतारने वाले। बात समझ में आ रही है? तो तुमने देखा एक बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जितने भी असेट्स हैं उनको डेबिट साइड पर उतारते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट साइड पर उतारते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम लोग असेट्स को बेचेंगे, असेट्स लिखेंगे इधर, सेल इधर किए जाएंगे बाय बैंक। मान लेते हैं आपने डेटर्स को सेल कर दिया, मान लेते हैं, अब क्वेश्चन में दिया नहीं, डेटर्स को सेल कर दिया 8,000 रुपीज में, प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर दिया 4 लाख रुपीज में, बिल्डिंग को सेल कर दिया लेट्स से 20,000 रुपीज में। तो आपने क्या किया? जितने भी एसेट्स लिखे थे उनको जब रियलाइज किया जाएगा तो क्रेडिट साइड पर किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड होगा कि हमें असेट्स रियलाइज करने हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे? जी हां, सारे टेंजिबल एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा। टेंजिबल एसेट समझते हो ना, जिनको टच कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। और किस वैल्यू पर रियलाइज करेंगे? अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो बुक वैल्यू पर रियलाइज किया जाएगा। बुक वैल्यू कौन सी होती है? जो बैलेंस शीट में लिखी होती है। सर अगर यह नहीं मेंशन्ड है कि लाइबिलिटी को पे करना है कि नहीं पे करना है, तो बिना कहे आपको सारी लाइबिलिटीज को पे करना ही करना पड़ेगा। जैसे देखो क्रेडिटर्स है तो आपको क्रेडिटर्स को पे करना है, यहां लिखेंगे टू बैंक।
हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 2 लाख रुपए, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल पे कर दिया 10,000 रुपीज। अब प्रोविजन कोई लाइबिलिटी पेबल होती ही नहीं है। प्रोविजन तो हमने एक गुल्लक बना रखा था, उसमें पैसे डाल रहे थे, एक्चुअल में किसी को पे नहीं करना है, इसलिए प्रोविजन को पे कभी नहीं किया जाता है। तो तुमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट में हो क्या रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज को पे करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मान लो कोई खर्चा हो रहा है, कुछ भी खर्चा होगा, जैसे एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन है तो उसको हमेशा डेबिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। कोई एकदम से कोई एसेट था, तुमको नहीं पता, एकदम से रियलाइज हो गया तो उसको यहां लिखेंगे बाय बैंक। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो गया तो। अब मेरी बात सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी को पे कर देगा, और कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि कोई पार्टनर एक असेट को लेकर चला जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में बोला होता डेटर्स को लेकर चला गया है राम, तो यहां पर लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल। राम लेकर चला गया है डेटर्स को, लेट से 10,000 रुपए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और क्वेश्चन में लिखा हो श्याम ने पे कर दिया है क्रेडिटर्स को, तो यहां पर लिखेंगे टू श्याम्स कैपिटल। इस तरह की चीजें भी तुमको पता होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ये कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूं जिसमें कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट होता कैसे है, बनता कैसे है राधा। अब इसके अगले मुद्दे पर पहुंचने जा रहे हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, तब तुम्हें समझ में आएगा बाबूजी ये पढ़ाई होती क्या है, कैसे की जाएगी, कैसे क्वेश्चन इसके निपटाए जाएंगे। चलो भैया चलो बढ़ा जाए। ओके चलो भैया चलो, आओ जरा देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक डीके गोयल की किताब का क्वेश्चन है। हाउएवर ये मेरे लिए डीके गोयल की किताब में बाद में आया। ये क्वेश्चन आईएससी सैंपल पेपर 2017 का है। 2017 में आईएससी ने अडॉप्ट किया था नया मेथड। उस साल इन्होंने बहुत बढ़िया सैंपल पेपर बनाया था। तो मैं हर साल बच्चों को 2017 का पेपर तो जरूर करवाता हूं। आओ जरा रीड करो। आई होप तुमको अच्छे से दिखने में आ रहा होगा क्वेश्चन। लो अब तो बिल्कुल अच्छे से दिख ही रहा होगा, ठीक है ना? अब तो एकदम अच्छे से दिख ही रहा होगा। आओ जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा जी? क्वेश्चन बोल रहा है दिया और रिया वर पार्टनर्स, ठीक है ना भैया? दिया और रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इसका मतलब दिया और रिया के बीच में 1:1 का रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट बनी हुई है बेटा। इस बैलेंस शीट पे देखो क्रेडिटर्स हमको पता है जी, पता है। रिया का लोन लाइबिलिटी साइड पे लोन लिखा हुआ है, इसका मतलब रिया ने लोन दिया है। तो मतलब लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं अभी बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। फिर जनरल रिजर्व दिया है, तुमको पता है क्या करते हैं। फिर दे रखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट हमारे डिसोल्यूशन में अलग तरह से किया जाता है। इसके ऊपर तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, तुम्हें पता चलते रहना चाहिए तुम्हें कौन कौन से कॉन्सेप्ट नए आए हैं। फिर कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट में उतार देंगे। असेट साइड पे कैश अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश अकाउंट में चला जाएगा। फिर डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, इन सबको रियलाइजेशन में लिखेंगे। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। और फिर दियाज लोन अकाउंट। अगर लोन कभी बैलेंस शीट की असेट साइड पर दिया होता है, इसका मतलब दिया को लोन दिया हुआ है इतने रुपए का, तभी ये बिजनेस के लिए असेट है, ठीक है ना बेटा? आगे देखो क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा जी, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक सेकेंड जी, द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिटर्स को पे करने का एकदम नया तरीका ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। क्रेडिटर्स को पे करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी दे दिया 10% डिस्काउंट पर, और बाकी का पैसा दे दिया कैश में। रियाज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपए। रिया के लोन को पे किया लेकिन 500 रुपए इंटरेस्ट के भी दिए। डेटर्स रियलाइज 10% लेस अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर्स का अमाउंट 10% कम अमाउंट पर रियलाइज हुआ।
Stock was taken over by RIA at 7,000. Then investment realized at 80% of their book value. Realization expenses 600 were paid by दिया. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, रिया का लोन अकाउंट बनाओ, दिया का लोन अकाउंट बनाओ. ये वाली बात थोड़ी सही नहीं है, ठीक है ना. हम बताएंगे क्यों सही नहीं है, हालांकि बनाया जा सकता है. फिर भी आगे बढ़ते हैं. कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ. सब कुछ बनाने के लिए तुमसे बोल दिया गया है. चलो भैया शुरू करते हैं, ठीक है ना. मैं इसको इतने लेवल पर छोड़ दे रहा हूं ताकि बार बार हमको आगे पीछे बड़ा छोटा ना करना पड़े. चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई. और हम यहां पर सबसे पहले आपको बना के दिखाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट. हम बनाने जा रहे हैं बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट. हम बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट. तुम लोग भी फॉर्मेट बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना. ये है मेरे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट. रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है बेटा. यहां आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है ना. बना लिया हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट. चलो भैया चलो अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट. कितने पार्टनर्स हैं? दिया है और रिया है. सिर्फ दो ही पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो भाई बनाते हैं इनका दो लोग का ही कैपिटल अकाउंट. ठीक है भाई. सर आपके पास बढ़िया तरीका है बनाने का. हाँ बेटा क्या कर सकते हैं, अब बढ़िया तरीका तो मिल गया, पहले नहीं था. पहले हमको भी हाथ से ही बनाना पड़ता. तुम्हारे पास स्केल है ना, मेरे पास स्केल नहीं है. लो भाई ये बना रहे हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, यहां है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स. फिर कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल हमको दे रखी रिया की और दिया की, तो रिया और दिया. रिया की कैपिटल और दिया की कैपिटल, रिया की कैपिटल और दिया की कैपिटल. ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स अगेन. ठीक है बन गया फॉर्मेट भैया जी. चले 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 एक अकाउंट, ओ शिट, एक अकाउंट और बनाना है हमें, वो है बैंक अकाउंट. चलो भाई एक अकाउंट और बनाना है, उसका नाम है बैंक अकाउंट. जल्दी से वो भी बना लेते हैं. चलो भैया ये बना रहा हूं मैं बैंक अकाउंट. ये है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड. और जो भी वर्किंग नोट आएगा मैं इस तरफ सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है चले भाई शुरू किया जाए. आराम से देख ले, मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं सब बच्चे. सबसे पहले बनाएंगे अपन लोग रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना. एक एक आइटम पढ़ेंगे और अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहला आइटम कौन सा दे रखा है? सबसे पहला आइटम दे रखा है क्रेडिटर्स. कितना? 60,000. तो यहां लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 60,000. ठीक है बेटा. लोन अकाउंट अभी स्किप कर दो बिकॉज अभी मैं तुमको लोन अकाउंट के ऊपर सारी हिस्ट्री बताऊंगा. फिर देखो जनरल रिजर्व दे रखा है. जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? सब लोग बताओ बेटा, जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में. तो यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. कितना जनरल रिजर्व दे रखा है? 15,000. रेशियो इक्वल है तो यहां आ जाएगा 7,500 और 7,500. अब आओ अगला आइटम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ये भी एक बेहतरीन चीज है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अगर हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है
तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे प्रोविजन को ट्रीट करते हैं वैसे ही करेंगे। कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? 2000। हाउएवर अभी आगे चल के वीडियो में हम डिटेल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगला आइटम आओ। फिर दिया और रिया की कैपिटल दे रखी है। रिया की कैपिटल 30 और दिया की कैपिटल 10। रिया की कैपिटल 30, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिया की कैपिटल कितनी है? 30 और दिया की 10 है। 30,000 10,000। ये तो बैलेंस शीट की पूरी पूरी लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कर दिया। सिर्फ लोन अकाउंट के बारे में नहीं बताया। लोन अकाउंट मैंने बोला ना, मैं तुम्हें अभी डिटेल में बताने वाला हूं, काय को टेंशन ले रहे हो। अब आओ असेट साइड पर। सबसे पहला आइटम देखो, असेट साइड पर दे रखा है कैश। कैश कितना? 25,000 रुपए। ये कहां लिखेंगे? कैश या बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 25,000 का कैश बैलेंस अपने को दे रखा है। अगला आइटम देखो, डेटर्स दे रखा है 42,000 और इसका प्रोविजन दे रखा है 6,000। प्रोविजन तो लाइबिलिटी होती है, इस तरफ लिख देंगे बाय प्रोविजन 6,000। और यहां लिख देंगे बेटा जी टू डेटर्स। डेटर्स का क्या अमाउंट है? डेटर्स का अमाउंट है 42,000 रुपीज। चलो बेटा लिख दो डेटर्स 42,000। समझ में आ रहे हैं कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग? चलो भैया चलो, अगला आइटम स्टॉक 12,000। ठीक है भैया, टू स्टॉक 12,000। टू स्टॉक 12,000। देख रहे हो ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कितना आसान है। अगला आइटम इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है अपने को प्लांट एंड मशीनरी 39,000। तो चलो प्लांट एंड मशीनरी 39,000 करते हैं। टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है दिया का लोन। अब दिया का भी लोन अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, बिकॉज मुझे इसको आपको डिटेल में बताना है। तो मैंने सिर्फ रिया का लोन और दिया का लोन छोड़ के बाकी सब कर दिया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? चलो अब आओ बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आते हैं। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट। द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले देखो क्रेडिटर्स हैं कितने के? क्रेडिटर्स हैं 60,000 रुपीज के। इनको प्लांट एंड मशीनरी दिया जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 39,000 का, जिस पर 10% का डिस्काउंट लग गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी दिया कितने का? 39,000 का था, लेस 10%। तो कितने का आया प्लांट एंड मशीनरी? 39,000 माइनस 10%, ये आ गया 35,100। मतलब तुमने क्या किया? 60,000 के क्रेडिटर को 35,100 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी पकड़ा दिया। बचा कितना? बचा कितना अमाउंट? बचा अमाउंट 24,900। ये 24,900 तुमने कैश देकर पे किया है। यहां पर लिखा है ना, एंड बैलेंस इन कैश। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? अब मेरी बात समझना, जब कोई लाइबिलिटी कोई असेट लेकर चली जाती है, सर कैसी बात कर रहे हैं, तो पर्सनल हो रहा है, तो मेरी बंदी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ भाई, जब कोई लाइबिलिटी असेट लेकर चली जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं बेटा, सही कर ही नहीं सकते। मतलब जब क्रेडिटर्स ये प्लांट एंड मशीनरी लेकर चले जाएंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नहीं भैया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो सर किसका ट्रीटमेंट करेंगे? ये जो कैश पे किया जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट करोगे। कैसे करोगे सर? आओ जरा देखो। क्रेडिटर्स यहां लिखे, हमको पे यहां पर करना है। कैसे पे करें? यहां लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखोगे क्रेडिटर्स को पे किया। कितना पे किया? 24,900। ये पे किया है तो बैंक अकाउंट से माइनस होना चाहिए, सीधी सी बात है। पे किया तो बैंक से माइनस, तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। इसके ब्रैकेट में हमेशा लिख लेना किस लिए पे किया, ताकि तुम्हें याद रहे, टैली करने में आसान हो जाएगा। 24,900 तुमने क्रेडिटर्स को पे किया।
तुम देख रहे हो ना, साथ साथ पोस्टिंग करते चलोगे, कभी लफड़ा होगा ही नहीं। यहां पर टू बैंक क्यों लिखा? क्रेडिटर्स को पे कर दिया। यहां पर बाय रियलाइजेशन क्यों लिखा? क्योंकि बैंक से अमाउंट कट जाएगा। ठीक है ना बेटा जी? अच्छा, तो ये बात है। हाँ बेटा, यही बात है। चलो भैया, पहला पॉइंट कर लिया आप लोगों ने। ऐसी भी क्या बात है? चले चले चले, बड़े बड़े बड़े। रियाज लोन अकाउंट वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। थोड़ी देर और सब्र कर लो, रिया के लोन का अभी सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं और दिया के लोन का भी। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स वर रियलाइज 10% लेस द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर्स थे कितने के? डेटर्स थे बेटा 42,000 के। इसमें से 10% कम कर दो, लेस 10%। 4200 लेस कर दो, कितने के रियलाइज हो जाएंगे? 37,800 रुपीज के रियलाइज हो जाएंगे। रियलाइज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है? डेटर्स को बेचकर 37,800 रुपीज आ रहा है। कैसे लिखेंगे सर? आओ जरा देखो। डेटर्स को बेच रहे हैं, यहां डेटर्स, यहां लिखा बाय बैंक, और लिखा हम लोगों ने बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स। कितने में रियलाइज हो रहा है? 37,800। ये पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डेटर्स। याद रहे ताकि तुम्हें कितना पैसा आया? 37,800 रुपीज आया। ठीक है ना बेटा जी? आगे बढ़ो, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? स्टॉक वॉज, सॉरी फोर्थ पॉइंट, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000 रुपीज। ये जो स्टॉक है इसको थोड़ा रब कर देते वरना दिखेगा नहीं तुम्हें। चलो भैया चलो, हम कर रहे हैं ये वाला पॉइंट। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। रिया कौन है? पार्टनर है। पार्टनर लेकर चली जा रही है स्टॉक। स्टॉक था कितने का? 12,000 रुपए का। देखो बेटा, कोई पार्टनर अगर असेट लेकर चला जाता है तो क्या लिखेंगे? यहां पर असेट है, पार्टनर लेकर चला जा रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन लेकर जा रहा है? बाय रियाज कैपिटल। कितने में लेकर जा रहे हैं? ब्रैकेट में लिख लो। क्या लेकर गई है? स्टॉक लेकर गई है। कितने में लेकर गई है? 7,000 रुपीज में लेकर गई है। क्या यह ट्रीटमेंट समझ में आया सभी लोगों को? अब तुम देखो, अब हम क्या करेंगे? रिया 7,000 रुपए की चीज लेकर चली गई, स्टॉक को 7,000 में लेकर चली गई, तो रिया के अकाउंट से कटना चाहिए। रिया के अकाउंट से उतना पैसा कम हो जाना चाहिए। तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख लो। ये ब्रैकेट में अभी हम तुमको बता रहे हैं, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आदत पड़ जाएगी तो बेटर ही है। स्टॉक लेकर चली जा रही थी, रिया के अकाउंट से 7,000 रुपए काट दिए जाएंगे। हां सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम आराम से चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगला पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है कितने की? इन्वेस्टमेंट दे रखी है बेटा जी, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 18,000 रुपीज की। इसको कितने पे रियलाइज कर रहे हैं? 80% पर रियलाइज कर रहे हैं। चलो निकाल लेते हैं। 80% पर रियलाइज कर रहे हैं तो 18,000 इंटू 80%, ये आ गया 14,400 रुपए। मतलब इन्वेस्टमेंट को बेचकर कितना पैसा आया? 14,400 रुपीज आया। चलो भैया चलो, लिख लेते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? यहां पर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख लो। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है, कितने में बेचा? 14,400। पैसा आ जाएगा तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो। इन्वेस्टमेंट को बेचा है 14,400 में बेचा है। ठीक है ना? बहुत आराम आराम से चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, इतना तबीयत से ये सीख जाओ कि टेंशन हो ही ना तुमको बेटा। अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय दिया। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को दिया ने पे कर दिया, तो क्या लिखेंगे? भाई रियलाइजेशन, कोई भी एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर लिखते हैं। यहां पर पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर का नाम लिख दो। क्या लिखोगे बेटा जी? आप लिखोगे यहां पर टू दियाज कैपिटल। टू दियाज कैपिटल, इसने क्या पे किया? मैं ब्रैकेट में लिख ले रहा हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं? 600 रुपए के।
अब देखो ये पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर को इसके पैसे मिलने चाहिए ना। एक्चुअली पे तो फर्म को करना चाहिए था, लेकिन पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। इसका पैसा उसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसने पे किया? दिया नहीं। यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 600 रुपए यहां लिख दिया। सब बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है ना? एकदम क्लियर क्लियर क्लियर। हां सर सब क्लियर हो गया, बस लोन अकाउंट बता दो। चलो भैया लोन अकाउंट देखते हैं। हेडिंग डाल लेना अपनी कॉपी में, ट्रीटमेंट ऑफ लोन अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ लोन अकाउंट। आराम से देखते हैं। पहला केस, केस नंबर 1, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। जब भी पार्टनर को लोन देगा जब भी एक पार्टनर फर्म को लोन देगा, इस केस में क्या होता है? वी विल प्रिपेयर लोन अकाउंट। ठीक है ना भैया? आपको क्या करना पड़ेगा? एक लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो बना देते हैं एक लोन अकाउंट। यहां पर कॉलम आया डेट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो लोन लाइबिलिटी साइड पर लिखा है, इसका मतलब पार्टनर ने ये लोन फर्म को दिया है। कितने का लोन दिया है? 15,000 रुपए का। किसने दिया है? रिया ने दिया है। तो ये लोन अकाउंट किसका बनेगा? रियाज लोन अकाउंट बनेगा। रियाज लोन अकाउंट। ठीक है ना बेटा जी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? कितने का लोन दिया है? 15,000 रुपए का। तो सबसे पहले डेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन है? 15,000 रुपए का। अच्छा, इसको पे करने के लिए क्वेश्चन में एक बात भी बोली गई है कि रिया के लोन को पे करना है इंटरेस्ट के साथ। 500 रुपए इंटरेस्ट भी हो गया, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट हो गया? 500। तो रिया का लोन एक्चुअल में पे कितना करना पड़ेगा? 15,500। यहां लिख देंगे टू बैंक। 15,500 रुपए पे कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आओ जरा ध्यान से देखो। भाई पेमेंट जा रहा है, रिया के लोन का पैसा जा रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय रियाज लोन। कितना पैसा गया है? 15,500। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ गई? 15,500 कहां से आया है? 500 रुपए का इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट को यहां मेंशन करेंगे। क्यों इंटरेस्ट को यहां पर मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंस है। टू रियाज लोन, ब्रैकेट में लिख लो इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है? 500 रुपए का। बात समझ में आ रही है? ये 500 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। और लोन अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे हुआ, ये एकदम समझ में आ गया। ये तो केस नंबर 1 बताया, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अब केस नंबर 2 के ऊपर आते हैं बेटा। केस नंबर 2 क्या है? लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। इस केस में क्या होगा? लिखो ट्रीटमेंट विल बी डन। ट्रीटमेंट विल बी डन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट कहां करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा इस लोन का? दिया को लोन दिया गया था 2,000 रुपए का, तो यह लोन आपको इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेना चाहिए। कैसे डिडक्ट करेंगे? यहां लिखेंगे टू दियाज लोन, और दिया के कैपिटल अकाउंट से 2,000 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। सब बच्चों को यह बात समझ में आई है? एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है?
सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? चलें आगे बढ़ें। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं था क्वेश्चन में जो मैंने ना बताया हो, सब बता दिया बच्चे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। चलो भाई चलो क्लोज करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि सारे असेट्स रियलाइज हो गए कि नहीं। क्या डेटर्स रियलाइज हुआ है? आंसर है यस, छोटा सा टिक कर लो, डेटर्स रियलाइज हो गया। क्या स्टॉक रियलाइज हो गया है? जी हां, स्टॉक एक पार्टनर लेकर चला गया। क्या इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई है? जी हां, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई है। क्या प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुई? हां, प्लांट एंड मशीनरी भी रियलाइज हुई है, पार्टनर लेकर चला गया। फिर आते हैं यहां पर, क्या सारी लाइबिलिटीज पे हो गई? क्या क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया? हां जी, क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पे करेंगे? नहीं, ये एक तरह का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन को पे करेंगे? नहीं। ठीक है, चलो भाई चलो, अब लगाते हैं टोटल। चलो लगाओ टोटल और देखो आंसर क्या आ रहा है। चलो भैया चलो, 60,000 प्लस 2,6,8,000 प्लस 37,800 प्लस 7,000 प्लस 14,400, ये आ रहा है 1,27,200। चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब इधर का टोटल कर लेते हैं भाई, बताओ कितना आ रहा है। अभी ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये अमाउंट ज्यादा है भी कि नहीं, तो रफ में लिख लें। कहां लिखे? रफ में, रफ ही नहीं है मेरे पास। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,27,200। अभी डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। जो ज्यादा होगा पता चल जाएगा लॉस है कि प्रॉफिट। अब डेबिट साइड का करो तो 42,000 प्लस 18-12 30,000 प्लस 39,000 प्लस 24,900 प्लस 6-5-1100, यार अब 1,37,000। तो भाई डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो लॉस होगा इस क्वेश्चन में। तो 1,37,000 हम दोनों साइड लिखेंगे, और लॉस आ गया है तो लिखेंगे यहां पर बाय लॉस ट्रांसफर टू। कितने का लॉस आएगा? माइनस करो, 1,37,000 माइनस 127,200, ये लॉस आ गया 9,800 रुपीज का। और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कौन कौन पार्टनर है? रियाज कैपिटल और दियाज कैपिटल। रिया के कैपिटल में कितना? आधा आधा, 9,800 डिवाइड बाय 2, 4,900 और 4,900। समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कितने का लॉस हो गया? 4,900, 4,900। अगर प्रॉफिट हो गया होता तो क्रेडिट साइड लिख देते। चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज किया जाए। इधर कितना आ रहा है बैलेंस? 37,500, 37,500, 37,500। एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुमको यहां पर, देखना। अब यहां पर पार्टनर्स के बैलेंस नहीं लगते, पार्टनर्स को बैलेंस पे किया जाता है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक। अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो पार्टनर्स को पे किया जाएगा। कितना बच रहा है आओ जरा निकालते हैं। 37,500 में से माइनस करेंगे 7,000, माइनस करेंगे 4,900, ये बचेगा 25,600। 25,600, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सिमिलरली दिया के साथ किया जाए यही, 10 7 17,500, 17,500 प्लस 600, ये आ रहा है 18,100। 18,100 माइनस करेंगे 6,900, ये आ गया बेटा जी 11,200 रुपए। मतलब दिया को पे किया जाएगा 11,200। पे करेंगे मतलब बैंक से जाएगा बाहर। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय रियाज कैपिटल। कितना रियाज कैपिटल से? 25,600। एंड बाय दियाज कैपिटल।
इनको कितना पे किया जा रहा है 11,200। अब चेक करो क्या लोन अकाउंट टैली हो रहा है, सॉरी क्या कैश अकाउंट टैली हो रहा है, बैंक अकाउंट। चलो भैया चलो टोटल किया जाए ना, चलो भाई 25,000 प्लस 37,800 प्लस 14,400, भाई आ रहा है 77,200 डेबिट साइड का, 77,200। क्रेडिट साइड में लाते हैं 24,900 प्लस 15,500 प्लस 25,600 प्लस 11,200, ये आ गया 77,200। भाई वाह, मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले दी शावा ही शावा, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में डेलिबरेटली बोला हो कि भाई दिया का भी लोन बना दो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे जबरदस्ती बोल देते हैं कि भाई दिया का भी लोन अकाउंट बना दो, तो मैं वो भी बनाकर दिखा देता हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कम ही पूछा जाएगा। अगर दिया का लोन अकाउंट बनाने को क्वेश्चन में जबरदस्ती बोल दिया जाए तो वो भी बनाया जा सकता है क्या? अरे बनाया तो सब जाया जा सकता है भैया। कितने का दिया का लोन था? 2,000 रुपए का लोन था, तो लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये दिया का लोन कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल में, तो बाय दियास कैपिटल अकाउंट, खत्म। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले दे शावा शावा, आपका एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपको यह आइडिया लगेगा कि भाई ये चैप्टर किस डायरेक्शन में मूव करने जा रहा है। ठीक है ना? समझ में आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ आया जाए। चलो भाई बढ़ते हैं, चलो 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 भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का तो ट्रीटमेंट हम लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी सीखा था, क्या वहां से कुछ डिफरेंट होने वाला है क्या? जी बिल्कुल ही सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। अब एक क्वेश्चन आपके कदमों में पेश करेंगे, उसके थ्रू मैं डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। चलो भाई आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। लावण्या एंड प्रिया वर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:1. पास जर्नल एंट्रीज, पहला केस हम देखने जा रहे हैं, तो हम इसके सॉल्यूशन पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 1। आओ जरा देखा जाए, हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दे रखा है? 1,50,000 का दे रखा है इन द बैलेंस शीट। मतलब देखो क्या होता क्या था, आपको एक बैलेंस शीट बनी होती थी ना, याद करो, इस तरह की बैलेंस शीट होती थी। बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर दे रखा है 1,50,000, और उसके बाद दे रखा है देयर इज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो इस केस में नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, डब्ल्यूसीआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है? टू लावण्यास कैपिटल, और दूसरी पार्टनर कौन है बेटा? टू प्रियास कैपिटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लावण्यास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल। हम क्या करेंगे, इस 15,000 को, सॉरी 1,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:1 के हिसाब से कितना आ रहा है भाई? 1,00,000 आएगा और 50,000 आएगा, 1,00,000 और 50,000। तो केस नंबर 1 तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, विच इज हेल इजी। आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। अब आओ केस नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000, ठीक है, बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर 1,50,000 दे रखा है। उसके नीचे दे रखा है लाइबिलिटी इन वर्कमैन कंपनसेशन वॉज 90,000 रुपए। हमको लाइबिलिटी दे रखी है 90,000 रुपए की। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, जब हमको रिजर्व भी दे रखा है और लाइबिलिटी मतलब क्लेम भी दे रखा है, तो जितना क्लेम का अमाउंट है वो आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब एंट्री देखो हम इसकी क्या करने जा रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर दे रखा है 1,50,000 और एडजस्टमेंट में हमको दे रखा है क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर
यही क्वेश्चन है ना, क्लेम ऑन WCR 90,000। अब आप इस केस में बेटा जी क्या करोगे, इस केस में आप एंट्री बनाओगे सबसे पहले ये क्लेम ट्रांसफर करने की। क्लेम एक लाइबिलिटी है, ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन में। हम कैसे एंट्री बनाएंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर उतार देंगे जितने का भी क्लेम है। क्लेम कितने का है बेटा, 90,000 का, और रिजर्व कितने का है मेरे पास, 1,50,000। तो बचा कितना रिजर्व, 60,000, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू लावण्यास कैपिटल। तो मैं एल्स कैपिटल लिख दे रहा हूं, समझ में आ रही बात। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, पूरा लिख के आना, लावण्यास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल, और यहां लिख देना टू पीस कैपिटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, यहां पर 60,000 दे रखा है, बचा कितना है, 1.5 लाख था, 90 निकल गया, 60 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आएगा 40 और 20,000, 40,000 और 20,000। ये केस नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब बच्चों को समझ में आ गया केस नंबर 2 तक का। अब आए केस नंबर 3, देखें क्या कह रहा है। चलो भाई केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000। ठीक है, केस नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000, और बैलेंस शीट में 1,50,000 दे रखा है, क्लेम भी कितना दे रखा है, 1,50,000 ही क्लेम भी दे रखा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ना हम लोगों ने एक चीज स्किप कर दिया भाई, देखो इसमें एक तीसरी एंट्री भी पास होगी। तीसरी एंट्री काहे की पास होगी, पहले आपने जितना भी क्लेम था वो ट्रांसफर किया, बचा हुआ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लेम एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे भी करना पड़ेगा। पे कैसे करेंगे बेटा, इसकी थर्ड एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना क्लेम था उसको पे करना पड़ेगा। कितना क्लेम था इस केस में, 90,000। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ गई। अभी केस नंबर 3 क्या कह रहा है, केस नंबर 3 बोल रहा है कि एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में WCR है 1,50,000, और एडजस्टमेंट में भी दे रखा है क्लेम ऑन WCR 1.5 लाख। ये बात बोली है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो क्लेम है वो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है ना भाई, ये ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर है, कितना क्लेम है, 1,50,000 रुपए का, ये ट्रांसफर कर दिया। अब भाई देखो WCR भी 1,50,000, क्लेम भी 1,50,000, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी को पे कर देंगे। तो अगली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो लाइबिलिटी थी वो तो अवश्य है पे करना, चलो भाई पे कर देते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है ना। केस नंबर 3 तक क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ें, केस नंबर 4 पर आ जाएं। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, आओ बेटा जी। केस नंबर 4 बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस बार 1.5 लाख है, और हमको क्लेम दे रखा है 2 लाख रुपए। भाई अब क्या करेंगे, हमारे पास रिजर्व तो सिर्फ 1.5 लाख है और क्लेम उसके ऊपर 2 लाख आ गया। चलो भाई, मतलब क्या कह रहा है, हमारे पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में WCR है 1.5 लाख, और एडजस्टमेंट में बोल रखा है कि क्लेम ऑन WCR ये दे रखा है बेटा 2 लाख रुपए का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हम जितना WCR से ट्रांसफर कर सकते हैं वो ट्रांसफर कर दो। हमारे पास मैक्सिमम WCR कितना है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना WCR है भाई, मेरे पास WCR सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख को हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन पे कितना करेंगे, पूरी लाइबिलिटी पे करेंगे। बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक। लाइबिलिटी टोटल कितने की है? 2 लाख रुपए की। तो पूरी 2 लाख की लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। ये वन ऑफ अ काइंड केस है और ये WCR का सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को एकदम ठीक से समझ में आ गया है? चलें आगे देखें, केस नंबर 5 क्या कह रहा है, आओ देखा जाए। देयर वॉज नो WCR, कोई बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं, लेकिन क्लेम आ गया उसके ऊपर 40,000 रुपए का। अब भाई बात देखो, केस नंबर 5 क्या कह रहा है? केस नंबर 5 बोल रहा है बेटा कि हमको बैलेंस शीट में कोई WCR है ही नहीं, और एडजस्टमेंट में बोल रहा है क्लेम ऑन WCR, ये बोल रखा है 40,000। जब मेरे पास कोई WCR है ही नहीं तो मैं ट्रांसफर क्या करूंगा? इस केस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करोगे, सिर्फ आप जो क्लेम है उसको पे कर दोगे। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस बेटा जी इसको पे कर देंगे। 40,000 की लाइबिलिटी है, 40,000 की लाइबिलिटी पे कर दी जाएगी। खत्म बेटे खत्म, WCR का ट्रीटमेंट खत्म। अब कुछ भी नहीं बचा WCR में। सब बच्चों को समझ में आ गया WCR क्या होता है? बढ़े, अगला टॉपिक है IFR, ट्रीटमेंट ऑफ IFR शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके भी बाबू 2 केसेस हैं। पहला केस क्या है? जब क्वेश्चन में IFR के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी दी गई हो बैलेंस शीट की असेट साइड पर, तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट है जब सिर्फ और सिर्फ IFR दिया होगा और कुछ भी इन्वेस्टमेंट जैसी कुछ भी चीज नहीं दे रखी है बैलेंस शीट के साइड पे, तो क्या होगा। आओ जरा बेटा जी देखो, अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, जैसे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए दे रखी है, साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है, इस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है? आप इस केस में ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर करते हो। आप IFF को या IFR को लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोगों ने दिया और रिया वाले क्वेश्चन में किया है, ये सेम केस है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में ना होके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेट्स से पार्टनर ए है, बी है, ए है, बी है, तो यहां पर बाय IFR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेट्स से बराबर बराबर का रेशियो है, तो 5,000 5,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ में आया तुमको ट्रीटमेंट ऑफ IFR क्या है? सब बच्चों को क्लियर? चले बढ़े, आ जाए अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल का तो ट्रीटमेंट हमको आता है ना, एडमिशन रिटायरमेंट डेट जैसा नहीं होगा क्या ट्रीटमेंट? नहीं भाई, यहां पर ट्रीटमेंट गुडविल का एडमिशन रिटायरमेंट डेट जैसा नहीं होता है। यहां पर गुडविल को एक नॉर्मल एसेट जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं। इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, अगर मैं यहां पर तुमको बनाकर दिखाऊं, मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट की असेट साइड पर गुडविल दे रखा है लेट्स से 90,000। अब तुम्हें क्या करना, पहले तुम क्या करते थे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, ये गुडविल को राइट ऑफ कर देते थे पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में, बट यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर इस गुडविल का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। ये बनाया तुमने रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे नॉर्मल असेट जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। इस गुडविल को लिख लेंगे टू गुडविल 90,000। बात समझ में आई? तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री बनेगी बेटा जी? इस केस में एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू गुडविल। अगर मान लो गुडविल बोल रखा है कि गुडविल को बेचकर कुछ पैसे आ रहे हैं, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट, अगर गुडविल को बेचकर कुछ पैसे आ रहे हैं तो यहां लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पर लिखा है व्हेन सम अमाउंट ऑफ गुडविल इज रियलाइज, तब एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना।
अगर कोई गुडविल पार्टनर लेकर चला जा रहा है, जैसे पार्टनर कोई एसेट लेकर चलाता है, तो यहां पर लिखते हैं लेट्स से ए लेकर चला गया तो बाय एज कैपिटल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई पार्टनर लेकर चला गया है तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि गुडविल को रियलाइज कर रहे हैं तो गुडविल को कभी भी रियलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी एसेट के केस में अगर नहीं बोला गया है कि कोई एसेट रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज करते हैं। लेकिन गुडविल या इनटेंजिबल एसेट के साथ ऐसा नहीं होता है। यह बात एकदम से आप दिमाग में स्टोर करके लिख लो, टैटू करा लो इसका पेपर में। इस चीज पर आपको हिट जरूर किया जाएगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द गुडविल वेदर इट इज रियलाइज्ड और नॉट, देन वी विल अज्यूम कि गुडविल को रियलाइज नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है सब बच्चों को? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर हो गया। चले बढ़ें, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। और अब हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत क्रूशियल टॉपिक है, इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब भाई जब आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है ना, तो रियलाइज करने के लिए एक लोग को अथॉरिटी दी जाती है, एक बंदा अपॉइंट किया जाता है, उस बंदे को कुछ पैसा दिया जाता है, खर्चा दिया जाता है। किस चीज के लिए? ताकि वो पूरे डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। उस पे जो खर्चा लगता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर जर्नल एंट्री आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। कुल मिलाकर इसके अंदर 5 से 6 डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर वो आपने सीख लिया तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर ये जो मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये समझ में आ गया तो मुश्किल होगी ही नहीं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ बेटा जी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आओ देखा जाए। ठीक है ना भाई? पहला क्वेश्चन बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना? फर्स्ट एंट्री बोल रही है, फर्स्ट एंट्री क्या बोल रही है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। कुछ भी नहीं मेंशन किया है। देखो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना ये फर्म को पे करना था, पार्टनर्स को नहीं। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और आपको पोस्टिंग भी बताऊंगा। ठीक है ना बेटा जी? पहले की एंट्री क्या बनेगी? देख बेटा ये रियलाइजेशन अकाउंट है छोटू सा, ये छोटू सा रियलाइजेशन अकाउंट है ना। देखते चलो, ये रियलाइजेशन अकाउंट है डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड ये है। मैंने बताया था कभी भी कुछ भी एक्सपेंस होगा तो किधर ट्रीटमेंट आएगा? टू बैंक। टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के पे किए हैं? 5000 रुपए के पे किए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो हम लोगों ने पे कर दिए। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? एकदम क्लियर पहला केस, सब बच्चों को आ गया ना? टेंशन एकदम फ्री हो गए। अगर सिंपल सी एंट्री बोली है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 रुपए पे करने हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक कर दी। ठीक है भाई, चलो आओ सेकंड केस के ऊपर आते हैं। सेकंड केस के ऊपर आते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है? ठीक है ना? सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8000। यहां तक तो ठीक है। वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अच्छा, मतलब यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 8000 हैं वो एक पार्टनर ने पे कर दिए हैं। उस पार्टनर का नाम है एक्स। मैंने अभी इसका ट्रीटमेंट आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, दिया रिया वाले अकाउंट में। मान लो बेटा ये रियलाइजेशन अकाउंट है। मैं बार बार तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम्हें साथ साथ पोस्टिंग भी समझ में आती चले। ठीक है ना भाई? यह सबसे अच्छी बात है। देखो लिखा है पार्टनर ने पे कर दिया, तो यहां पर टू बैंक लिखने की जगह लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का यहां नाम दे रखा है तो यहां लिखेंगे टू एक्सिस कैपिटल। 8000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस है। क्या ये बात समझ में आई? ये 8000 रुपए कहां से आए? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल। ये दो केस तुम्हें समझ में आ गए। अब एक बात और सुनो भाई, देख अगर ये पार्टनर ने पे कर दिया है तो पार्टनर को इस चीज का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ना, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे। मान लेते हैं दो पार्टनर्स है, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना, ये एक्स पार्टनर है, ये वाई पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर। एक्स ने पे कर दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो एक्स को पैसे मिलने चाहिए, यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और एक्स को 8,000 रुपए मिल जाने चाहिए। तो तुम्हें ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया, तुम्हें जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई। तो दो केसेस तक तुम्हें चीजें समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाए थर्ड केस के ऊपर, आ जाए बेटा जी। आओ जरा देखते हैं केस नंबर 3 क्या कह रहा है। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, आओ जरा देखो। 3 बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000। यहां तक तो सब बात ठीक है। वर पेड बाय द फर्म, किसने पे किया है, फर्म ने। आगे पढ़ो, उसके बाद एक बात लिखी है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ओके, ये ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर क्या आ गया, अंग्रेजी क्या बोल रही है कि रियलाइजेशन पे खर्चा हुआ 10,000, पे कर रही है फर्म, लेकिन पे किसको करना था, पार्टनर को। पार्टनर की बजाय फर्म ने पे कर दिया, तो इसका तरीका क्या है, मैं पार्टनर से ये पैसे वसूल लूंगा। क्या करूंगा मैं, ये पार्टनर से पैसे वसूल लूंगा। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, पे करना था पार्टनर को, तो हम क्या करने वाले हैं इस केस में, हम पार्टनर से पैसे वसूल लेंगे। मतलब एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल, कितना था, 10,000 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है। इसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया, तुम्हें समझ में आया। इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का नाम नहीं पता है, तो यहां लिख देंगे हम लोग टू बैंक, पार्टनर के अकाउंट से 10,000 रुपए डिडक्ट कर देंगे। सिंपल, क्लियर की नहीं, सब बच्चों को समझ में आया। तो तुमने अभी तक 3 केसेस पढ़े हैं। पहला केस पे किया जब कुछ भी नहीं मेंशन्ड है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको पे करने थे, तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को ही पे करने थे, फर्म ने ही पे कर दिया, रियलाइजेशन टू बैंक। अब अगला केस क्या आया, फर्म को पे करना था लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा केस क्या आया, फर्म ने पे कर दिया लेकिन पार्टनर को पे करना था, तो पार्टनर से वो पैसे वसूल लिए, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। अब आते हैं फोर्थ केस पर। यही 3 ओरिजिनल केस हैं, इन्हीं केसेस को घुमा घुमा कर नए केसेस का जन्म होता चलेगा। आओ जरा केस नंबर 4 देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। 15,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। आगे लिखते हैं, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंस। अब अगर तुम देखो केस नंबर 3, केस नंबर 4 सेम है, यहां पर पार्टनर का नाम नहीं दिया था, यहां पर पार्टनर का नाम दे दिया, तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, यहां बनेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फुद्दू केस आ गया। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था बेटा, इस केस में फोर्थ वाले में 15,000 रुपए, 15,000 की एंट्री पास कर देंगे। मैंने सेम कलर से इसको क्यों सॉल्व किया, क्योंकि केस नंबर 3 केस नंबर 4 अलग नहीं है, सेम ही केस है। केस नंबर 3 में पार्टनर का नाम नहीं था, केस नंबर 4 में बस पार्टनर का नाम दे दिया है, सिंपल। आओ भाई केस नंबर 5 देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। यहां तक रुक जाओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 है, पे किसने किया है, फर्म ने किया है। आगे देखो, 8,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म। 8,000 तो फर्म को ही देने थे, तो इसकी एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। बाकी का एक पार्टनर को बियर करना था जिसका नाम है मारुति, तो मारुति से पैसे वसूल लेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी 2 एंट्री बना दो अलग अलग। भाई ध्यान से देखो बेटा जी, ध्यान से देखो, केस नंबर 5 पर आते हैं, केस नंबर 5 पर आते हैं। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं 20,000, जिसमें से 8,000 रुपए तो फर्म को ही बियर करने थे, 8,000 तो फर्म को ही बियर करने थे, तो 8,000 की एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो पहला वाला केस जैसा हो गया,
ठीक है ना, 8,000 फर्म को बियर करने थे, फर्म ने पे कर दिए। बाकी के 12,000 एक पार्टनर को बियर करने थे, तो उससे वसूल लेंगे, उसका नाम मारुति है। तो मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये उससे पैसे वसूल लिए गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने? 12,000। समझ में आई बात? तो ये वाली एंट्री केस नंबर 1 की थी और ये वाली एंट्री केस नंबर 3 की थी। मतलब 1 और 3 कंबाइंड करके तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? केस नंबर 5 भी क्लियर हो गया। चलो भाई केस नंबर 6 के ऊपर आते हैं, इसको रब कर दे वरना कंफ्यूजन होगा। केस नंबर 6 के ऊपर आते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000 रुपए। ठीक है, 8,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म, बिल्कुल ठीक है, एंड बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। लास्ट लाइन पढ़ना, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। केस नंबर 6 और केस नंबर 5 में अंतर क्या है? केस नंबर 5 और केस नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है, लेकिन केस नंबर 5 में पैसे कौन पे कर रहा था? फर्म। यहां पर पैसे कौन पे कर रहा है? पार्टनर। अब नई चीज आई है, सुनो, अगर पार्टनर को ही बियर करने हैं और पार्टनर ने ही पे कर दिया है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। पार्टनर को ही बियर करना था, पार्टनर ने ही पे कर दिया, उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन इसके पहले वाले केस की तो पास होगी ना भैया। 8,000 तो फर्म को बियर करने थे और पे किया है पार्टनर ने, तो ये कौन सा केस है? केस नंबर 2 जैसा है। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? केस नंबर 2 वाली एंट्री बनेगी, मतलब रियलाइजेशन। 6 केस पे देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति's कैपिटल। कितना अमाउंट? 8,000 रुपीज। 8,000 फर्म को बियर करना था लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया। केस नंबर 2 ही का तो ये पोर्शन है, तो मतलब केस नंबर 2 को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अब आते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर बात आएगी रेम्यूनरेशन की। चलो भैया कोई बात नहीं, मैं भी सब बता दूंगा, इससी क्या बात है। केस नंबर 7 पर आ जाऊं। लिखा है सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज। आराम आराम से पढ़ो। रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होती है भाई? रेम्यूनरेशन देने की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल एंट्री। ठीक है ना, लिखा क्या है? सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। यहीं तक रुक जाओ। सबसे पहले रेम्यूनरेशन देने की एंट्री पास कर लो। 7th केस आप सॉल्व कर रहे हैं। ये सारा सोल्यूशन, सारे नोट्स एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, तेरे लिए हेल्प हो जाएगी। फ्री में मिलता है ये, ठीक है ना, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। केस नंबर 7 कर रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर का नाम दे रखा है, टू सुधीर्स कैपिटल। अब अच्छा, अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो कंपाउंड एंट्री बनाई हुई है। यार तुम काहे चक्कर में पड़ रहे हो? अलग अलग एंट्री बना दो, इजी हो जाएगा। कितना देना है? रेम्यूनरेशन 10,000 रुपए, तो यहां लिख दिया 10,000 रुपए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू कैरी आउट डिसोल्यूशन वर्क ऑफ द फर्म ही वॉज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसी सुधीर को सारे एक्सपेंसेस भी बियर करने थे, अमाउंटिंग टू 16,000। 16,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, इसी को बियर करने थे। पे किसने किए हैं? वर पेड बाय फर्म। अगर पार्टनर को पे करने हैं और फर्म ने पे कर दिए तो पार्टनर से वसूले जाते हैं। कौन सा केस था? केस नंबर 3। ठीक है ना, तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनसे वसूल लिए गए, कितने थे? 16,000 रुपीज। अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में इसकी कंपाउंड एंट्री बना देते हैं। तुमने अगर इस तरह से एंट्री बना दी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बच्चा जी, समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 8 पर आते हैं बेटा। केस नंबर 8 क्या कह रहा है? आओ देखो, ध्यान से देखो भैया, केस नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। भाई यहीं पर चुप हो जाए करो। जैसे रवि को रेम्यूनरेशन देनी है, इतने की एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। तुरंत रुककर एंट्री बना दी, रवीज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है ना। कितना कितना भैया इसको सैलरी देनी है? सैलरी देनी है 15,000 रुपए, तो यहां लिख दिया 15,000। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लिखा है एंड इज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने थे। कितने हैं? 5,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म। मतलब केस नंबर 7 और केस नंबर 8 एकदम सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को बियर करने थे तो इससे हम वसूल लेंगे। मतलब रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंस थे, इससे वसूल लिए गए। ठीक है ना भाई, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं। केस नंबर 7 केस नंबर 8 कुछ था ही नहीं, एक ही केस है। बुक पे कंपाउंड एंट्री बनाई है, बच्चा डर जाता है। मत करो, अलग अलग एंट्री बना दो, सिंपल है, नंबर तो पूरे ही मिलने हैं। चलो भाई, केस नंबर 9 देखो। केस नंबर 9 क्या कह रहा है देखा जाए। चलो भैया केस नंबर 9 देखते हैं। अनिल अ पार्टनर इज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। यही रुक जाओ। रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू अनिल्स कैपिटल। इसको रेम्यूनरेशन दे दिया। कितना रेम्यूनरेशन देना है? 20,000 रुपए का रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है भाई, यहां तक कर लिया। आगे बढ़ो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 7,500 वर पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? 7,500। किसने पे किया? फर्म ने पे किया। क्या यहां पर मेंशन्ड है किसको बियर करना है? नहीं मेंशन्ड है। मतलब केस नंबर 1 जब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता किसको बियर करना है, तो फर्म को बियर करना था, फर्म ने पे कर दिया। उसकी एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना बेटा जी? कितना है? 7,500। क्या बात है, समझ में आ गया? ठीक है, केस नंबर 10 देखा जाए। चलो केस नंबर 10 देखते हैं बेटा जी। सुनील अ पार्टनर इज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रुक जाओ, एंट्री पास कर दो रेम्यूनरेशन की। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल। कितना अमाउंट? 25,000 रुपए मिलने चाहिए इसको डिसोल्यूशन के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9,000 वर पेड बाय हिम। ओहो, किसको बॉन्ड करने थे, किसको बियर करने थे? क्वेश्चन में नहीं मेंशन। इसका मतलब फर्म को बियर करने थे। पे किसने किए? पार्टनर ने। केस नंबर 2 इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नाम दे रखा है तो टू सुनील्स कैपिटल। बात समझ में आ रही है? 9,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो तुम्हारी बुक में इसको क्लब करके एंट्री पास कर सकते हैं। रियलाइजेशन टू सुनील 34,000, वो भी सही है। आते हैं बेटा केस नंबर 11 के अंदर। केस नंबर 11 क्या बोल रहा है? आओ देखो। लिखा है विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000। विजय ने 10,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं। लिखा है एंड दीज वर टू बी बॉन्ड बाय हिम। मतलब पे भी पार्टनर ने किए हैं, बियर भी पार्टनर को करना था। मतलब इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। मतलब नो एंट्री विल बी पास्ड। बस अगर तुम्हें इतना पता चल गया है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस से अब तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते हैं। और ये 11 केस के साथ तुम पेपर के लिए बिल्कुल रेडी हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, अब तुमसे गलत नहीं होगा। तुम एक बार यही फिर से प्रैक्टिस कर लोगे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो भाई, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये आईएससी एग्जाम्स 2019 के पेपर में आया भी था। ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंस है। जैसे हम लोगों ने रिया दिया किया था, उसका प्रेजेंटेशन एक बैलेंस शीट बनी हुई थी, अलग तरह से था। इसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग से है और देखते हैं क्या कह रहा है। आओ क्वेश्चन। रैना एंड मीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, 1:1 का रेशियो है। दे dissolve their firm on 31st March 2018. On this date, the balance sheet of the firm, apart from realizable assets and outside liability, shows the following. क्या शो कर रही है? रैना की कैपिटल, मीना की कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, डेबिट लॉस होता है। ठीक है ना। रैनाज लोन टू द फर्म दे रखा है 15,000 रुपए का,
कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दे रखा है 7,000 रुपीज का। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्या क्या बात है, रैनाज लोन अकाउंट वॉज रीपेड बाय द फर्म अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 500, ठीक है। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ रैना हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। An unrecorded asset of 2,000 was taken over by Meena while Rana discharged an unrecorded liability of 3,000, ठीक है। The dissolution expenses, the dissolution resulted in a loss of 60,000, यहां पर लॉस भी दे रखा है। From the realization of assets and settlement of liabilities, तो मतलब हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही नहीं है। बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और रैना का लोन अकाउंट बनाओ। आओ जरा शुरू करते हैं ये बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं और फिर लोन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं, रैना और मीना, रैना और मीना, ठीक है भाई, रैना और मीना। ठीक है भाई, रैना और मीना, ये बना रहे हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, इसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है इसलिए बच्चा गड़बड़ कर देता है। ये है पर्टिकुलर्स, रैना और मीना, दो पार्टनर्स थे ना, रैना और मीना। मैं आर और एम लिख दे रहा हूं बेटा, आप पूरा पूरा लिखिएगा पेपर में। चलो सॉल्व करते हैं। और साथ में हमें क्या बनाना है, साथ में बनाना है रैना का लोन अकाउंट। चलो वो भी बना देते हैं, रैना का लोन अकाउंट। डेट मेंशन है नहीं तो डेट का कॉलम बना नहीं रहे, ठीक है ना भाई। रैनाज लोन अकाउंट, रैनाज लोन अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। चलो भाई शुरू करते हैं, आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से इसको बना डालेंगे भाई। एक एक बात लाइन से पढ़ेंगे, लाइन से पोस्टिंग करेंगे, ठीक है ना बेटा जी। सबसे पहले रैना और मीना का कैपिटल बैलेंसेस दे रखा है। एक की कैपिटल क्रेडिट है, तो रैना की कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर उतारेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी क्रेडिट कैपिटल है, 40,000 रुपीज। और मीना की कैपिटल कितनी है, डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपीज। तो मीना की कैपिटल किधर उतारी जाएगी, डेबिट साइड पर। यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को एक एक बात समझ में आई कि 40 क्रेडिट में क्यों लिखा और 20 डेबिट में क्यों लिखा। फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब ये लॉस होता है, लॉस मतलब पार्टनर्स में राइट ऑफ किया जाएगा। यहां लिखेंगे 2P&L। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो बराबर बराबर है तो क्या हो जाएगा भाई, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,000 यहां पर, 5,000 यहां पर। अगला पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट है रैनाज लोन टू द फर्म। रैना ने कितने का लोन दे रखा है, 15,000 रुपए का रैना ने लोन दे रखा है। तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो उसको 15,000। यहां लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। आगे बढ़ो, फिर क्या दे रखा है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 7,000। कितना कितना आएगा, बाय कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। चलो बाय कॉन्टिंजेंसी रिजर्व कितना दे रखा था बेटा, 7,000। तो इक्वल पार्टनर्स हैं 3,500, 3,500। ठीक है भाई, अगला अमाउंट क्या आ रहा है, आओ जरा देखा जाए। अगला अमाउंट और कुछ भी नहीं है, अब शुरू हो रहे हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो, रैनाज लोन वॉज रीपेड विद द इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपए। इंटरेस्ट आया है तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 500 रुपए और फिर इसको पे कर देंगे टू बैंक 15,500 रुपए। ये तो हम लोगों ने रैना के लोन की कर दी छुट्टी 15,500। आगे बढ़ो बेटा जी, क्या लिखा है, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रैना। तो भाई इसकी एंट्री क्या होती थी,
हम रैना के अकाउंट से पैसे काटेंगे ना, तो इसकी एंट्री बनेगी रैनास कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो रैना के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लो कितना, 1000 रुपीज। तो रैना की कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे टू बैंक। रैना की कैपिटल से 1000 रुपए डिडक्ट कर लिया जाएगा। काय के लिए डिडक्ट किया गया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है सी पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ 2000 रुपीज। एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 2000 रुपीज वॉज टेकन ओवर बाय मीना। एक अनरिकॉर्डेड असेट था जो मीना लेकर चली गई, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मीनास कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो चलो भाई कितने रुपए का था, 2000 रुपए का, तो मीना के अकाउंट से कट जाएगा। यहां लिखेंगे अपन लोग टू रियलाइजेशन, और मीना के अकाउंट से 2000 रुपए डिडक्ट कर दो। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है, सब बच्चों को क्लियर हो गया ना, ये क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड असेट जो मीना लेकर गई थी। आगे बढ़ो, इसके बाद क्या लिखा है, एंड रैना डिस्चार्ज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। रैना ने एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे कर दिया। एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके पैसे मिलेंगे पार्टनर्स को, कितना, 3000 रुपए। तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है ना, ये सब अभी सिखाया है तुम्हें, 3000 रुपए। सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलूं बढ़ूं आगे, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 60,000। लॉस हो गया, तो लॉस किधर आएगा, डेबिट साइड पर, टू रियलाइजेशन। लॉस कितने का है, 60,000, इक्वल पार्टनर्स 30,000 30,000। कुछ और बचा क्या इस क्वेश्चन में, अच्छे से देख डालो, कहीं से कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। चलो भैया चलो टोटल लगाओ, देखते हैं भाई क्या होने वाला है। टोटल लगाओ भाई, टोटल लगाओ। सबसे पहले रैना का टोटल लगाते हैं, 40 3 43 46,500 46,500। अब कितना पे करना है, 46,500 माइनस 31 36,000। पे करने के लिए आ रहा है 10,500। तो रैना को तो पे करेंगे टू बैंक 10,500। अब मीना का देखते, अब मीना को देखो 20 5 25 2 27 27 और 30 57 57,000 57,000 मीना से पैसे लिए जाएंगे, मतलब यहां लिखेंगे बाय बैंक। 57,000 माइनस 3,500, जरा करो तो, फटाक से करो, ये आ रहा है 53,500। तो मीना से पैसे लिए जाएंगे 53,500 और रैना को पैसे दिए जाएंगे 10,500। अब इस तरह का क्वेश्चन आया तो तुम कैसे करोगे, तुम्हें समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। चले बढ़े बेटा आगे, अगले क्वेश्चन पर आए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जब बैलेंस शीट क्वेश्चन की ना दी गई हो, व्हेन बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और यहां से थोड़ा सा तुम देख लो, है बहुत आसान टॉपिक, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60% एंड 40%, मतलब 6:4 का रेशियो, 6:4। इसको आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, 3:2 का रेशियो। ठीक है, डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2024। इन्होंने डिसाइड किया कि 31 मार्च 2024 को डिसोल्यूशन होना चाहिए। ऑन विच डेट सम ऑफ इट्स बैलेंसेस वर एज फॉलोज, कुछ बैलेंसेस यहां पर दे रखे हैं। अब मैं तुमको सबसे पहले इसकी हिंट देता हूं, जो बैलेंस दे रखे हैं उससे जो बैलेंस शीट बनाई जा सके वो बना लो। तो सबसे पहले तो तुम इस तरह के क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है ना भाई। आओ चलो एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट तुम्हें बनाकर हम दिखाते हैं। जी हां, चलो भैया ये हो गई हमारी लाइबिलिटी असेट और ये हो गई लाइबिलिटी, ठीक है ना भाई। ये बना दी हमने बैलेंस शीट, यहां लिखा बैलेंस शीट और हमको डेट भी मेंशन है ना, एज एट या एज ऑन
31 मार्च 2024। ये है लाइबिलिटी साइड, ये अमाउंट, ये असेट और ये अमाउंट। जरा देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन कहां कहां फिट की जा सकती है। ए का कैपिटल दे रखा है 2,40,000, तो यहां लिखा एज कैपिटल 2,40,000। ठीक है, अगला अमाउंट क्या दे रखा है वो देखो। अगला अमाउंट दे रखा है बी की कैपिटल, लेकिन डेबिट बैलेंस दे रखा है, नेगेटिव कैपिटल है, तो असेट साइड पर लिखेंगे बीज कैपिटल। ये दे रखी है 25,000। अगला आइटम देखो बेटा क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लॉस होता है, असेट साइड पर लिखते हैं इसको 30,000 रुपए। यहां लिखेंगे पी एंड एल बैलेंस 30,000 रुपीज। अगला आइटम देखो, फिर दे रखा है ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होते हैं 40,000 रुपए, तो लाइबिलिटी में लिख देते हैं क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज। ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा, एक सेकेंड, आगे देखते हैं क्या है। लोन फ्रॉम मिसेज ए, किसी भी तरह का लोन लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड पर लिख देते हैं लोन फ्रॉम मिसेज ए। कितने का लोन है बच्चा जी? लोन है ये 20,000 रुपए का, तो लोन लिख दिया हम लोगों ने 20,000 रुपए का। ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, कैश एट बैंक 15,000 रुपीज, तो कैश एट बैंक लिख दिया कैश एट बैंक 15,000। ठीक है ना। जितनी इंफॉर्मेशन हमको मेंशन थी वो हमने सबकी सब लिख दी हैं। ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जरा आओ टोटल लगाते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, पर मैच करती तो दिख ही नहीं रही है। 2,40,000 और 40, 280 इधर आ गया 3 लाख, और इधर भी 3 लाख आना चाहिए, लेकिन अभी आएगा कितना? आ कितना रहा है? 25, 15, 40, 30, 70, 70,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ? 2,30,000 का हुआ बैलेंसिंग फिगर। उस बैलेंसिंग फिगर को लिखोगे सन्ड्री असेट, और यही बैलेंसिंग फिगर इधर होता तो सन्ड्री लायबिलिटी होता। तो सन्ड्री असेट का फिगर तुम्हें निकालने के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ी, ये था बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्या बोला है? द असेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज्ड एट 1,90,000 एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 5% डिस्काउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चलो इसको फटाफट से खत्म करते हैं। सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। कितने पार्टनर हैं? ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं, एक ए पार्टनर और एक बी पार्टनर। ए पार्टनर और बी पार्टनर, तो चलो भाई ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पार्टनर ए है, यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है। फिर हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है, तो बैंक अकाउंट कहां बनाए? अगले पेज पर बना देते हैं। बैंक अकाउंट भी बना देते हैं भाई। ये बना दिया बैंक अकाउंट। चलो भाई यहां बना रहे हैं अपन लोग बैंक अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो बैलेंस शीट से चीजें उतारते हैं। ए की कैपिटल कहां उतारी जाएगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी है? पॉजिटिव कैपिटल है 2,40,000, क्रेडिट साइड पर उतार देंगे। सिमिलरली बी की कैपिटल कितनी? डेबिट साइड पर उतारी जाएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपए। ठीक है, अगले आइटम पर आओ। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लिखेंगे यहां पर बाय क्रेडिटर्स। कितना? 40,000। अब तो मिसेस ए के लोन से कंफ्यूज मत हो जाना, मिसेस किसी की भी हो, है तो बाहर ही ना भैया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो लोन फ्रॉम मिसेस ए
वो भी लाइबिलिटी यहां लिखेंगे, बाय लोन फ्रॉम मिसेज ए। कितने का लोन है? 20,000 रुपए का। फिर आओ असेट साइड पर 20 कैपिटल लिख दिए, पी एंड एल बैलेंस, लॉस है राइट ऑफ कर दो, 2 पी एंड एल 30,000। 3:2 का रेशियो जरा फटाफट से करो तो कितना आ रहा है? 18,000 12,000 आना चाहिए। 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, हाँ 18,000 12,000, 18,000 12,000। आगे बढ़ो, कैश एट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर है, उतार लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दे रखा है हमको कैश एट बैंक? 15,000 रुपए, बैलेंस उतार लिया। आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है? सन्ड्री एसेट्स 2,30,000, यहां लिख लिया। टू सन्ड्री एसेट्स 2,30,000, ठीक है। अब आओ सारी सारी बातों पर कि क्या हो रहा है। पहला पॉइंट लिखो, द असेट्स अदर देन कैश रियलाइज एट 1,90,000। असेट्स को रियलाइज कर लिया है तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बाय बैंक। असेट्स को रियलाइज किया है 1,90,000, पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,90,000। समझ में आ रही है ना बात? पहली बात क्लियर हो गई। ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट के साथ। क्रेडिटर्स हैं कितने के? क्रेडिटर्स 40,000 के, 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए का, 38,000 आपको पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को पे करेंगे, यहां लिखेंगे टू बैंक। आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, कितना पे करेंगे भैया? 38,000, क्योंकि 5% का तो डिस्काउंट हो गया, 38,000। अब क्रेडिटर्स को पे करेंगे, पैसे जा रहे हैं, बाय रियलाइजेशन 38,000 बैंक अकाउंट में भी लिख दिया। ठीक है ना? समझ में तो आ रही है बात? आराम आराम से, होले होले से सब कुछ ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 4,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू बैंक, 4,000 रुपए। ये पैसे जा रहे हैं बाय रियलाइजेशन, 4,000 रुपए यहां लिख दिया। अब कुछ बचा क्या? चेक करो कि सारी लाइबिलिटी पे हो चुकी है कि नहीं। नहीं भाई, सारी लाइबिलिटी तो पे नहीं हुई। क्रेडिटर्स पे हो गई, लेकिन लोन फ्रॉम मिसेज ए पे नहीं हुआ, तो लिखो टू बैंक। लोन फ्रॉम मिसेज ए पूरा का पूरा पे कर दो, 20,000। पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन। लोन पे किया है 20,000 रुपए, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। अब देखो सारे एसेट्स रियलाइज हो चुके हैं भाई, सारे एसेट्स रियलाइज हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, तो फटाफट से रियलाइजेशन को अपन लोग क्लोज करेंगे। आओ देखो कि क्या आ रहा है। क्या आ रहा है भाई रियलाइजेशन को क्लोज करने के बाद? 2,30,000 प्लस 38,000। आप भी टोटल करो, मैं भी करता हूं। अच्छा, लोन के लिए कोई और बात तो नहीं लिखी थी? ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट। अच्छा, एक और बात यहां पर देख लो ध्यान से। यहां पर ऑल क्रेडिटर्स साफ साफ मेंशन्ड है। यहां पर इस क्वेश्चन में एक कैच आ गया। ऑल क्रेडिटर, क्या है ये? ऑल क्रेडिटर्स की बात बोली है। ऑल क्रेडिटर्स मतलब इसमें सारे लोन भी तो आ जाएंगे, सारे के सारे लोन भी तो आ जाएंगे। लोन किसका? मिसेज ए का, 20,000 का, उसको भी 5% पर डिस्काउंट दे रहे हो। 5% मतलब 1,000 कम, मतलब इसको 19,000 पे करना है। ये ऑल क्रेडिटर्स का रोल हो जाएगा भाई, ब्लंडर हो जाता अभी। तो जो लोन पे किया है मिसेज ए का, ये कितना होगा? 20,000 नहीं, 19,000। समझ में आ रही है बात? तो बैंक अकाउंट में 20 ना लिखे, क्या लिखेंगे? 19,000, क्योंकि लोन भी तो एक तरह का क्रेडिटर है। समझ में आ रही है बात? चलो अब लगाओ टोटल, अब लगाओ भाई टोटल, अब लगाओ। नहीं, यहां हमने गलत लिख दिया इसको, एक सेकेंड। यहां तो पूरा 20 ही लिखेंगे। पेमेंट कर रहे हैं इस तरफ, यहां 20 की जगह 19 लिखेंगे। चलो भाई करते हैं टोटल। थक गया भाई पढ़ाते पढ़ाते। 2,30,000 प्लस 38,000
प्लस 19,423, टोटल आ रहा है 2,91,000। 2,91,000 लॉस ही आएगा इस क्वेश्चन में, इधर का तो बैलेंस कम है। यहां लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू 190 और 40 और 60, 190 और 20 से 210, 210 40, 250 माइनस करो, 41,000 का लॉस आना चाहिए। 41,000 का लॉस आ गया। किससे किसके बीच पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये लॉस? ए और बी के बीच पे। क्या रेशियो है? 3:2। 41,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 24,600, ये आएगा 16,400। अब ये लॉस है तो इस साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कितना? 24,600 और 16,400। अब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल। चलो भैया लगाया जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल। सबसे पहले लगाते हैं ए का बैलेंस तो 2,40,000 ये है ही, 2,40,000। ए को मिलेगा तो लिखेंगे टू बैंक। निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। $2,40,000 माइनस 18,000 माइनस 24,600, 1,97,400। मतलब ये अमाउंट पे करना है तो ये माइनस होगा, मतलब क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय एज कैपिटल, 1,97,400। चलो भाई बी का देखते हैं कि क्या हो रहा है। बी का तो इधर का बैलेंस ज्यादा आएगा, उधर तो कुछ है ही नहीं। 25 12 37 37 प्लस 16,400, ये आ गया 53,400। 53,400 तो यहां लिखेंगे बाय बैंक, मतलब बी से वसूला जाएगा 53,400। बी लेकर आएगा पैसे तो यहां लिखेंगे टू बीज कैपिटल 53,400। अब जरा बैंक अकाउंट को क्लोज करो, देखो क्या बराबर आ रहा है। 53,400 प्लस 1,90,000 प्लस 15,000, ये आ गया 2,58,400। ये आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड देखते हैं, 38,000 प्लस 4,000 प्लस 19,000 प्लस 1,97,400, 2,58,400। क्या बात है, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, हो गया क्वेश्चन खत्म। और ये वो क्वेश्चन इस पे बैलेंस शीट नहीं दी गई होती तो तुमको पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, असेट या लाइबिलिटीज का बैलेंस निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं और एक वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। मुझे पता है बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं ना, एक वीडियो देखेंगे पूरा रिजोल्यूशन खत्म है, क्या ही चाहिए यार। चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चलो भाई, आज डिसोल्यूशन चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमको एक हकीकत बताने जा रहा हूं कि बोर्ड इम्तिहान में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है। अब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक से इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं एक एक करके सारी जर्नल एंट्री सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन की और मजा आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन की एक पेशकश की गई है, जरूर से जरूर लगाना। आप सारे के सारे बच्चे वीडियो पॉज कर लेना और मेरे बताने से पहले एक बार ट्राई करना, फिर मेरा बताए हुए तरीके से सॉल्व करना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। चलो बच्चा आओ जरा क्वेश्चन रीड किया जाए। क्वेश्चन क्या बोला? पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म, pass journal entries for the following transactions on dissolution of the firm after various assets and external liabilities have been transferred to realization। ये बात सुनो, मतलब क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स और लाइबिलिटी को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया है, मतलब उस चीज की जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, उसके आगे की जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब असेट को रियलाइज करने की, लाइबिलिटीज को पे करने की, ये सबकी जर्नल एंट्री पास करनी है, रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। आओ जरा पहले पॉइंट पर आते हैं। एक्स एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000, एक्स
एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 वॉज पेड बाय पार्टनर पी एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक बात समझो, एक क्रेडिटर था जो कि अनरिकॉर्डेड था, इट्स ओके, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, क्रेडिटर तो है ही ना, लाइबिलिटी है। उसको पे कौन कर रहा है? उसको पे कर रहा है एक पार्टनर जिसका नाम है पी। कितने डिस्काउंट पर पे कर रहा है? 20%। तो भाई 10,000 की लाइबिलिटी थी। मैं तुमको सब कुछ यहीं पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो बेटा, 10,000 की लाइबिलिटी थी, इसको 20% डिस्काउंट बोले तो 8,000 रुपए में पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है? पार्टनर। और पार्टनर जब पे करता है तो क्या लिखते हैं आप? मैं आपको पोस्टिंग भी दिखाता हूं और आपको तुम समझ में भी आ जाएगा एंट्री क्या होती थी। याद करो, ये रियलाइजेशन अकाउंट था, ठीक है ना। किसी भी लाइबिलिटी को पे करते थे तो इस साइड पे करते थे टू बैंक, पार्टनर पे कर रहा है तो लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे पार्टनर का नाम है तो लिखेंगे टू पीस कैपिटल। और कितना पे कर रहे हैं? 8,000। तो इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। सब बच्चों को समझ में आया क्या? इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 एंट्रीज है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपने ये एंट्री पास की, आपको 1 नंबर तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे भाई। हाँ, नरेशन भी लिख देना, बीइंग लाइबिलिटी डिस्चार्ज्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आ जाए। आओ जरा देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत सुकून से धीरे धीरे बताऊंगा आपको। वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 25,000 रुपए। वाई, एक वाई था जो एक क्रेडिटर है 25,000 रुपए का। उसने क्या किया? टुक ओवर कंप्यूटर एट 30,000। एक कंप्यूटर 30,000 का लेकर चला गया। 25,000 की लाइबिलिटी, 30,000 का कंप्यूटर लेकर चला गया। आगे पढ़ो। बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश, मतलब जो बचा हुआ 5,000 रुपए है ये उसने हमें कैश में पे कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? सेकंड क्वेश्चन की मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं। एक क्रेडिटर कंप्यूटर लेकर जा रहा है, क्या इसकी एंट्री पास करेंगे? एक लाइबिलिटी असेट लेकर जा रहा है तो क्या इसकी एंट्री पास करेंगे? इसकी एंट्री तो पास होती नहीं है। लेकिन वो 5,000 रुपए हमें देकर जा रहा है, देकर जा रहा है, इनकम है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ भी पैसा रियलाइज होता है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कितना पैसा रियलाइज होगा? 5,000 रुपए। एक लाइबिलिटी असेट लेकर चली गई तो क्या उसकी जर्नल एंट्री बनती है? नहीं। याद है ना, सिखा चुका हूं ना तुमको ये बात। आओ भाई थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री एक बेहतरीन एंट्री है बेटा जी। देखो ये क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करता हूं बिकॉज मैं यहीं बताऊं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आने की संभावना है, ठीक है ना। आओ थर्ड क्वेश्चन देखो। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 20,000। एक अनरिकॉर्डेड असेट था। कितने का असेट था बेटा? 20,000 रुपए का असेट था। बोला है हाफ ऑफ विच वॉज हैंडेड ओवर टू सेटल हाफ ऑफ द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 28,000 रुपए। 20,000 रुपए के असेट का आधा पोर्शन 10,000 रुपए एक लाइबिलिटी को दे दिया गया है। कितनी लाइबिलिटी को? जितनी लाइबिलिटी है उसकी हाफ को। लाइबिलिटी कितने की है? 28,000 की। इसकी हाफ कितनी होगी? 14,000। मतलब 14,000 की लाइबिलिटी को 10,000 रुपए का असेट दे दिया गया। लाइबिलिटी को असेट दे दिया गया तो इसकी कोई एंट्री पास करेंगे? कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। एंड द बैलेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बैलेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बैलेंस कितना बचेगा? 14,000 चली गई, बाकी लाइबिलिटी कितनी बची? 14,000। वॉज पेड एट 40%, सॉरी वॉज पेड एट 80%। इसको कितने में सेटल कर रहे हैं? 80% में सेटल कर रहे हैं। तो कितना पे करना पड़ेगा? जल्दी से निकालने भाई। 14,000 का 80% कितना आता है? 14,000 का 80% आएगा 11,200 रुपए। मतलब इस लाइबिलिटी को, इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे किया गया है। तो लाइबिलिटी को पे करते तो एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन टू बैंक। तो एंट्री बना दे यहां पर रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पे कर दिया लाइबिलिटी। कितना पे कर रहे हैं? 11,200। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। धैर्य रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व होगा। जल्दी जल्दी करोगे नहीं होगा। अब आगे पढ़ो।
द रिमेनिंग हाफ ऑफ द अनरिकॉर्डेड असेट, रिमेनिंग हाफ कितना बचेगा? 10,000। लिखा है वो सोल्ड इन द मार्केट एट डिस्काउंट ऑफ 10%, उसको बेच दिया 10% डिस्काउंट पर, मतलब कितने में बेचा? 9,000 रुपए में इसको बेच दिया। बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू रियलाइजेशन। इस चीज की एंट्री क्या बनेगी? इस चीज की एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तुम्हें समझ में आ रही है ना बात, कैसे एंट्री पास कर रहे हैं? 9,000। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। चले भाई बढ़े आगे, 3 जर्नल एंट्री हो गई, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपन लोग 4th ट्रांजैक्शन के ऊपर। और चौथा ट्रांजैक्शन सुन के तो तुमको मजा ही आ जाएगा, और तुम सोचोगे कि सर क्लास 11th में क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्योंकि तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ कुछ बातें याद आएंगी। ठीक है, आओ जरा 4th एंट्री देखते हैं। 4th एंट्री को तो अगले पेज पर ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर मैं पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूं। आओ जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। देयर वॉज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? विच मे और मे नॉट अराइज। हो सकता है लाइबिलिटी बन जाए, और अगर कुछ नहीं हुआ तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड ऑफ 75,000, एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है 75,000 रुपए की। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ बात कही नहीं रहा है, तो एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड अपन करते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल of 25,000 became insolvent and 60 पैसा in a rupee is recovered from his estate। लेकिन स्टार्टिंग वाली बात पर कुछ यहां पर मोर्चा निकल कर आता है। There was a contingent liability in respect of bill discounted but not mature। हमने बिल डिस्काउंट कराया है, बात सुनना, हमने क्या किया? हमने बिल डिस्काउंट कराया है। कितने का बिल डिस्काउंट कराया? 75,000 रुपीज का। ठीक है ना, उसमें से एक बिल का आदमी जिसके पास 25,000 रुपए का बिल था, वो उसने डिसऑनर कर दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो तुमको पता है, एक बात तुम्हें बतानी है भाई, टोटल डिस्काउंट कितने का कराया? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पूरा केस समझना। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का केस है किस, यहां पर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कौन सी है? जो तुमने बिल डिस्काउंट कराया है। तुमने बिल कितने का डिस्काउंट कराया है? 75,000 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ओनर था बिल का, जिसका नाम दे रखा है क्या? एन एक्सेप्टर। कोई नहीं नाम दे रखा, एक एक्सेप्टर था बिल का। ठीक है ना, इसको देने थे 25,000 रुपए। इसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, इसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट। यहीं पर रुक जाओ। जब हम पेमेंट डिफॉल्ट कर देते हैं और वो बिल जो मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया होता है, तो डिसऑनर के समय बैंक को आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है। तो 25,000 रुपए की लाइबिलिटी जो पहले कंटिंजेंट थी, अब वो हो जाएगी, तो इस लाइबिलिटी को पे करेंगे। लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक। ध्यान से देखना, इस एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें पैसा बैंक को वापस पे करना पड़ेगा, बिकॉज हमने पैसा तो डिस्काउंट करा लिया था, लेकिन इन्होंने डिसऑनर कर दिया, तो वापस मांगेगा बैंक पैसा। कितना पैसा? 25,000 रुपए। यह तो बात समझ में आ गई। इसके आगे क्वेश्चन में बोल रहा है बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा इन रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इस आदमी से 60 पैसा इन रुपी, बोले तो सिर्फ 60% पैसा ही रिकवरेबल है। तो 25,000 का 60% कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए ही इसके रिकवरेबल हो रहे हैं। तो जितने रिकवर हो सकते हैं वो रिकवर कर लेंगे, वो हमारे लिए इनकम हो गई। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ना, जो भी पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिल रहा है बेटा? 15,000। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? ये एंट्री 4th एंट्री थोड़ी ट्रिकी थी, और ये एंट्री 2 नंबर की कम से कम आएगी पेपर में। ठीक है, अब बात समझ में आई। क्या लिखा है? द लाइबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड सो फार। लाइबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड नहीं रिकॉर्ड की गई थी, तो हमने लेकिन उसको डायरेक्टली पे कर दिया। खत्म। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। अ कंप्यूटर ऑफ 25,000, ध्यान से पढ़ना। अ कंप्यूटर ऑफ 25,000 एंड गुडविल ऑफ 10,000 वर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर हमारे 25,000 रुपए का कंप्यूटर दिख रहा था,
और गुडविल दिख रहा था 15,000 रुपए की। बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉज गिवन रिगार्डिंग दिस आइटम्स। लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दी ही नहीं गई है। क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर किसी असेट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम असेट्स को रियलाइज करते हैं एट बुक वैल्यू, लेकिन सारे टेंजिबल एसेट्स को रियलाइज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, इसको रियलाइज नहीं किया जाएगा। बाकी कंप्यूटर को हम रियलाइज कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी क्वेश्चन नंबर 5 में? एंट्री क्या बनेगी बेटा जी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएंगे। कंप्यूटर कितने का था? 25,000 रुपए का। 25,000 पर रियलाइज कर लो। खत्म बेटे खत्म, कोई दिक्कत रही नहीं। चले आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 6 पर आ जाएं। पॉइंट नंबर 6 देखो, बेहतरीन पॉइंट। P's loan was appearing on the liability side of balance sheet at 50,000। P का जो लोन था बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर था। लाइबिलिटी साइड का मतलब P ने फर्म को लोन दिया है। ये वो वाला केस है, इसको इसके नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। He accepted an unrecorded asset of 40,000 at 35,000 रुपए। अब तुम समझो, P का लोन कितने का था? 50,000 रुपए का। 50,000 के बदले में इसने एक असेट को एक्सेप्ट कर लिया है 35,000, तो बाकी का बैलेंस कितना बचा? 15,000। एंड द बैलेंस वॉज पेड हिम इन कैश। बाकी का 15,000 रुपए उसको हम कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तुमको इसकी सिंपल सी एंट्री बतानी है कि एंट्री क्या पास होगी। पी के लोन को अगर मैं पे कर रहा हूं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सोचो और मुझे बताओ, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी P's लोन। देखना ध्यान से, अगर मैं P का लोन अकाउंट बनाकर तुम्हें दिखाऊं, P's लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन था भाई इसका? 50,000 रुपए का, जिसमें से तुम एक असेट दे रहे हो, मतलब टू रियलाइजेशन। कैश तो दे नहीं रहे हो। टू रियलाइजेशन कितने का? 35,000 का। बाकी कैश दे रहे हो तो टू कैश या बैंक कितने का? 15,000। इस तरह से इसका लोन अकाउंट बनाया जाएगा। तो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनी? P's लोन डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश। चाहे अलग अलग एंट्री बना लो, चाहे दो एंट्री बना लो, इस केस में एंट्री क्या बनेगी? P's लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? लोन था 50 का, 35,000 और 15,000। अब जाकर आया मेरे दिल को करार, और यहां पर अब जाकर तुम्हारा चैप्टर बेटा खत्म हो रहा है। ये काफी बड़ा चैप्टर है, कई सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद भी लगता है कोई दिक्कत परेशानी है तो आ जाओ स्पार्टन्स में फतेह में, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। विश यू लक, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। पूरे के पूरी पार्टनरशिप आज हो रही है खत्म। बाय बाय।